नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, कल भी हमने आपको बताया था 2-3 रोज़ कबल तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो सीज़ फायर या जंग बंदी का मुआहदा किया था वो उन्होंने यकतरफा कैंसिल कर दिया है। उसके बाद फिर उन्होंने कल 2 रोज़ के मतलब हमले भी किए थे बलेली गांव में, जो कोयटा और चमन के बीच में है, जिसमें एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक खातून और 2 बच्चे हलाक हो गए। तो अभी कल क्या हुआ कि काबुल में पाकिस्तान का जो सफारत खाना है उसके ऊपर स्नाइपर्स ने, शूटर्स ने नज़दीक की दूसरी बिल्डिंग से उसके ऊपर गोलियां दागी। अब जिसके नतीजे में जो गार्ड खड़ा था वहाँ पर वो शदीद ज़ख्मी हो गया है। और खैर ये जब ख़बर पाकिस्तान में पहुँची तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसकी मज़म्मत भी की और उसके साथ साथ उन्होंने अपने ट्वीट में ये बताया कि इससे तो यही लगता है कि हमला आवर जो है वो जो चार्जड अफेयर्स, मतलब डिफेक्टो जो एम्बेसडर है, सफ़ीर है इस वक्त पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक जैसे दूसरे ममालिक हैं किसी ने भी उसको अभी तालिबान सरकार को तस्लीम नहीं किया है, तो उनका जो हेड है ना उसको चार्जड अफेयर्स बोलते हैं और उसका नाम है उबैदुल रहमान निज़ामानी। तो वो निज़ामानी बकौल शहबाज शरीफ के कि ये निज़ामानी के कत्ल की साजिश थी जो कि नाकाम गई। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि काबुल में या पूरे अफ़गानिस्तान में आईसिस खुरासान वाले भी हमले करते रहते हैं और इधर तालिबान, मतलब पाकिस्तानी तालिबान जो टीटीपी है, उन्होंने जो अपना मुआहदा किया था वो यूनिलेटरली तोड़ दिया है सीज़ फायर का और उन्होंने हमले भी शुरू कर दिए हैं। तो हो सकता है कि ये काम तालिबान का ही हो और तालिबान को आशीर्वाद तो खैर वहाँ हक्कानी ग्रुप से मिलता ही रहा है। और अभी कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान की जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं मोहतरमा हिना रबानी खर, वो गई थी काबुल इसी सिलसिले में। जब इन्होंने ये जंग बंदी का मुआहदा ख़त्म किया तो शायद इसी सिलसिले में वो उनसे ये इसी बारे में बातचीत करने गई थी। लेकिन उस वक़्त मुल्ला उमर का जो बेटा है, जो इस वक्त डिफेक्टो डिफेंस मिनिस्टर है वहाँ का, मुल्ला याकूब, उसने तो मिलने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन ऐसे मुश्तरका एलामिया में तो कहा गया कि हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की, एजुकेशन पे, म्यूचुअल इंटरेस्ट पे, लोगों का आना जाना वगैरह वगैरह। तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो मतलब इशारे मिलते हैं उससे तो यही लगता है कि ये काम हो ना हो टीटीपी का ही है। नाजरीन, जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, यानी 24 फरवरी 2022, तब से अमेरिका और उसके जो अलाइज हैं, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन वगैरह जो भी हैं या नाटो वाले, उन सब ने अपनी भरपूर कोशिश की है कि रूस के ऊपर पाबंदियां लगाएं, सैंक्शंस लगाएं, ताकि वो उसकी मतलब कमर टूट जाए और वो जंग जारी न रह सके। लेकिन ये अलग बात है कि ख़ुद यूरोप जो है वो इतना मोहताज है रूस की गैस और तेल का कि अभी तक लिटरली वो उससे ख़रीदना बंद नहीं किया है। इसीलिए तो बीच में जब किसी ने शिकायत की थी कि हिंदुस्तान रूस से तेल ले रहा है, तो हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा था कि जब आप लेते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी जब हम लेते हैं रूस से तेल तो आपको तकलीफ़ होती है। अभी इसी सिलसिले में, ताकि वो रूस अपनी जंग को, मतलब जो यूक्रेन के ख़िलाफ़ वो जारी रखे हुए, उसको
फंड न कर सके या उसका खर्चा न भर सके, इसीलिए तो उसके ऊपर ये पाबंदियां लगाते हैं यूरोपियन यूनियन वाले और अमेरिका वाले। तो अभी उन्होंने, क्योंकि वो तेल खरीदना बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि तेल अगर नहीं मिलेगा तो पूरी दुनिया में, और उसकी वजह से हालत ये हो गई थी बीच में तो $120 तक फी बैरल दाम पहुंच गया था तेल का, खाम तेल का। तो अभी उन्होंने मतलब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने ये फैसला लिया है कि हम तेल बेचना उनको बंद नहीं करेंगे, उसकी कीमत जो है ना, मतलब मैक्सिमम कीमत, भाई उससे ज़्यादा वो भाव चार्ज न कर सके। तो उन्होंने अभी कल ये फैसला किया है कि रूस किसी को भी $60 फी बैरल से ज़्यादा तेल बेच न सके। अब इसको वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो उसको इम्प्लीमेंट या उसको उस पर अमल दरामद करने के लिए उनके पास 2 ही हथियार हैं। एक तो हथियार ये है कि जो जहाज़रान कंपनियां हैं जो कि मतलब तो रूस से तेल ले जाकर और दूसरे मुल्कों तक पहुंचाती है, तो उनको मजबूर कर देंगे कि अगर $60 से ऊपर का बिल हो तो वो मत उठाएं। और दूसरा, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो कि इंश्योरेंस फराहम करती हैं ड्यूरिंग मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑयल फ्रॉम रशिया टू अदर कंट्रीज, जो बीमा करती हैं, बीमा कंपनियां, उनको भी मतलब ये डायरेक्शंस इशू कर दी गई हैं कि अगर $60 से ऊपर का बिल निकला हुआ तो वो उसका बीमा न करें। अब देखें, अभी हुकूमत ने यूरोपियन यूनियन ने फैसला तो लिया है, लेकिन अभी इसके ऊपर कितना अमल दरामद होता है या नहीं होता है। इससे वो ममालिक जो सीधे खरीदते हैं तेल, जैसे चीन है, चीन जो है ना वो रूस से तेल थ्रू पाइप लेता है, उसकी पाइपलाइन खींची हुई है रूस से चीन तक, तो उसको तो पानी के जहाज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मतलब टैंकर शिप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो ना तो फिर उसको किसी बीमे की ज़रूरत पड़ती है, वो ले सकता है। लेकिन हिंदुस्तान जैसे या दूसरे जो ममालिक हैं उनको इस बात पे अमल दरामद करना पड़ेगा, नहीं तो वो तेल खरीद नहीं पाएंगे। नाजरीन, आपको इमरान खान के वो साइफर गेट का तो पता ही होगा, 8 महीने से वही बात चल रही थी। ये अलग बात है कि अभी 10-15 रोज़ कबल उन्होंने अपने ज़मान पार्क में एक दिन इंटरव्यू में कहा कि मैं जो है वो सब भुला चुका हूँ और अब मैं अमेरिका की सरकार को इस बारे में कोई भी इल्ज़ाम नहीं देता। मतलब ये कि वो अपनी बात से मुकर गए, जैसे वो उनका शेवा है, हमेशा यू टर्न लेते रहते हैं। वही साइफर उस वक़्त पाकिस्तान का जो सफ़ीर था अमेरिका में, वो थे मोहतरम असद मजीद ख़ान। और असद मजीद ख़ान का जो वो मैसेज था पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री को या फॉरेन ऑफिस को, वो क्योंकि कोडेड होता है इसीलिए उसको साइफर कहते हैं। वही असद मजीद आजकल बेल्जियम में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और अभी उनको तरक्की देकर पाकिस्तान में जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका हेड यानी फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया है। नाजरीन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान जो आजकल रिक्यूपरेट कर रहे हैं अपने लाहौर के बंगले में, ज़मान पार्क में, तो वहाँ पर उन्होंने कल जो है बात करते हुए बताया कि मैं चाहता हूँ कि सरकार, मतलब इस वक्त उन्होंने जो पीडीएम की सरकार है मरकज़ में, उसको ये एक ऑफ़र दी है कि मैं आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप जल्दी कोई भी इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें। और इसके लिए वो ये मतलब सहूलत देने के लिए भी तैयार हैं, जो कि उन्होंने कहा है कि पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को वो तहलील करने जा रहे हैं। अगर हुकूमत तारीख का ऐलान कर देती है इंतखाबात के, तो वो इस अमल से पीछे हाथ हटा लेंगे। लेकिन सवाल ये है
कि वेदर गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बाय दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ इमरान खान, क्योंकि अब तक जितनी भी मर्तबा इमरान खान ने कोशिश की है एक्सटॉर्ट करने की हुकूमत को, हुकूमत तो उसके दबाव में आई नहीं है। और इस वक्त भी, क्योंकि जहाँ तक हमें पता चला है और हमने कल अपने प्रोग्राम में समझाया भी था कि खुद पीटीआई के जो एमपीएज हैं, भले खैबर पख्तूनख्वा के हों या पंजाब के हों, वो इस मूड में नहीं हैं। हत्ता कि खुद चौधरी परवेज़ इलाही भले ही वो बाहर जो आकर वो ऐसे बयानात देते हैं कि जैसे ही इमरान खान बोलेंगे हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे असेंबली को तहलील करने में, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने भी यही मशवरा दिया है इमरान खान को कि बेहतर होगा अगर हम असेंबलियाँ तहलील न करें। तो फिर ये असेंबलियाँ तहलील करने की धौंस देना सरकार को कहाँ तक असरअंदाज साबित हो सकता है? हमें तो नहीं लगता कि हुकूमत उसकी इस बात के धौंस में आ जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग चाहती है कि इमरान खान को नाअहल करार दे दें और उसके साथ साथ उसे जेल में डाल दें, ताकि फिर वो आराम से हुकूमत कर सके और जो इलेक्शन हो फिर उसमें वो उनका मुकाबला इमरान खान के साथ न हो। इस सिलसिले में उन्होंने जो है जनाब आसिफ जरदारी का एक बयान का भी हवाला दिया जिसमें उसने कहा था। लेकिन जनाब इलेक्शन में खड़े होने के लिए अगर आप जेल में चले भी जाते हैं तो उससे ये थोड़ी है कि पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। उल्टा क्या होता है कि जो लोग जेल के अंदर जाते हैं ना, तो उनकी पार्टियां कुछ ज़्यादा ही वोट लेती हैं, सिंपैथी के वोट मिल जाते हैं उनको। तो ये आपका बहाना बनाना कि हुकूमत चाहती है कि मेरे साथ मुज़ाकरात न करे और इलेक्शन जल्दी न करवाए और मुझे अंदर डाल देना चाहती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है कि वो ये जो नेशनल असेंबली का टेन्योर है 5 साल का, जो कि अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है, तो वो तब तक इस असेंबली को चालू रखेंगे और अक्टूबर में ही इलेक्शन करवाएंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।